गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम स्लाइड इंट्रोडक्शन लेंगे कि अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन पावर सिस्टम। इंडियन पावर सिस्टम का फ्रेमवर्क क्या है। जो इंडिया एक कंट्री है वो बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल स्पैन पे फैली हुई है और वो इक्वली कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स पावर नेटवर्क को ओन करती है। आज का जो पावर सिस्टम है वो बहुत लंबे सालों की जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग का नतीजा है और एक बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं उनसे एसोसिएटेड जो है उनके वर्किंग लेवल्स हैं और उनकी जिम्मेदारियां जो हैं उनको मिला के जो है वो बहुत सारी आपकी इंडियन पावर सिस्टम जो है वो बनता है। और इंडियन पावर सिस्टम इन सारी बॉडीज़ को मिला करके आप कहते हैं कि कंप्लीट फंक्शन, अगर आप इसे एज ए कंप्लीट लें ये सारी बॉडीज़ को, तो उसको आप कहेंगे कि फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन पावर सिस्टम। सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं। जो पावर डेवलपमेंट हुआ कंट्री के अंदर, सबसे पहले स्टेट के विद इन जो है वो आइसोलेटेड पावर सिस्टम होते थे। फिर इन आइसोलेटेड पावर सिस्टम को इंटरकनेक्ट करा गया धीरे धीरे और वो इंटरकनेक्ट करके स्टेट ग्रिड्स बना। फिर इन द 70s के दौर में जो इंटरकनेक्शन ऑफ ये स्टेट ग्रिड्स का इंटरकनेक्शन चालू हुआ और वो जो एक के पास सरप्लस पावर होती थी वो सप्लाई करती थी दूसरे स्टेट ग्रिड को। फिर इन 80s में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है पूरे इंडियन पावर नेटवर्क को है वो 5 रीजन्स में बांटा: नॉर्थ, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथर्न। और सॉरी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इन रीजन्स के अंदर जो जनरेटिंग स्टेशंस थे वो जनरेटिंग स्टेशंस विद इन द स्टेट जो है वो जनरेशन का काम करते थे और उनको इंटर स्टेट जनरेशन सिस्टम कहा जाता है। मतलब हर रीजन के अंदर अपने उनके खुद के जनरेशन पावर प्लांट्स होते थे और वो जनरेट करके उसकी ग्रिड में वो पावर जो है वो इंजेक्ट करते थे। तो और जो सेंट्रल यूटिलिटीज़ जो है वो आल्सो डेवलप हुई, वो साथ साथ में वो भी डेवलप हुई, ट्रांसमिशन नेटवर्क भी डेवलप हुआ और इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया। तो सॉरी, द डेवलपमेंट ऑफ ISGS एंड ISTS यानी इंटर स्टेट जनरेशन सिस्टम एंड इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम led to the continuous parallel operation of the state grids as each other forming a synchronous region। तो ये सारे स्टेट ग्रिड्स को एक साथ कंबाइन करते हुए या कंबाइन देखें तो अपनी जो है कंप्लीट वो सिंक्रोनस ग्रिड बनती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था शुरू से ही वो मोस्टली गवर्नमेंट ओन था। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के हाथ में था। हाउएवर कुछ प्राइवेट ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स भी हुआ करते जो मेनली मेट्रो सिटीज़ में होते थे, जैसे मुंबई में, कोलकाता में और नोएडा में, ये सब। और अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन में आने के लिए इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है ताकि जो लॉसेस हैं वो बहुत कम से कम किए जा सकें। देखते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो किस तरीके से है इंडियन पावर नेटवर्क के अंदर। इन इंडिया जो the government at 2 levels: central government, that is the government of India, and various state governments have vested with powers to make laws and regulations on various issues। इन इंडिया के अंदर जो है एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, ये इन दोनों को ही पावर है कि वो इनसे रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस बना सकती हैं। एक सेंट्रल लेवल पे द मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट्स द नेशनल पावर पॉलिसी फॉर द एंटायर कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो नेशनल पावर पॉलिसी फ्रेमवर्क करती है फॉर द कंप्लीट कंट्री के लिए, एंटायर कंट्री के लिए। और इस मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ही एक सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी है, वो फ्रेम करती है नेशनल इलेक्ट्रिक प्लान हर 5 ईयर्स के लिए। और हर 5 ईयर्स के साथ साथ वो रिवाइज भी करती जाती है और इसमें कुछ नए प्रोविजंस भी करती जाती है। और वो नेशनल इलेक्ट्रिक प्लान जो है सजेस्ट करता है कि जो कैपेसिटी है जनरेशन में, ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, लोड सेंटर रिक्वायरमेंट्स में, वो इन अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो इंक्रीज़ करती जाए। द प्लान डील्स विद ग्रिड स्टैंडर्ड्स, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई, क्वालिटी ऑफ पावर एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। जो नेशनल इलेक्ट्रिक प्लान है वो ग्रिड के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ पावर क्या होनी चाहिए, इन्वायरमेंट कंसिडरेशन को देखते हुए ये सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क करती है। अब अपन देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर कौन कौन सी जो बॉडीज़ हैं वो किस उनके क्या काम है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये
ये एक तरीके से कोर्ट का काम करता है सेंट्रल लेवल पे, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन से रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट्स हुए उनको उनके जो हियरिंग्स है वो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल करता है। और जो जनरल कोर्ट्स होते हैं अपने सिविल कोर्ट्स हैं उनसे अलग इनकी सुनवाई होती है, तो बहुत ज़्यादा फास्टली जो है केस को जो है वो डिस्पोज कर दिया जाता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है और यही जो है नेशनल पावर प्लानिंग और नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक तरीके से यही मेन बॉडी है जो पूरे इंडिया के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो है पॉलिसीज़ गवर्न करती है। फिर रीजनल इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, कुछ रीजनल इलेक्ट्रिक बोर्ड्स बनाए गए हैं जो कि कोऑर्डिनेशन प्लानिंग एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के लिए मदद करते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC जिसे बोलते हैं, इनका काम मेनली टैरिफ, लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज़ के लिए पॉलिसीज फंक्शंस डेवलप करने के लिए होता है। ये जनरली रेगुलेटरी बॉडी है, जितने भी लॉज रेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं उनके उन लॉज को फ्रेम करने के लिए ये काम करती है ये बॉडी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो इंडिया का इंटर स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क है और अक्रॉस द कंट्री जो है वो पूरा की पूरा इसका नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। और इसका मेन काम जो है वो ट्रांसमिशन जो है उसको करना है, ट्रांसमिशन लाइन सेटअप करना, ट्रांसमिशन ग्रिड सेटअप करना, ट्रांसमिशन सिस्टम सेटअप करना। और इसी के अंदर एक और बॉडी है पोसोको, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल। ये जो बॉडी है इसके अंदर उसका मेनली काम जो होता है वो आप जो पावर फ्लो करते हैं बाय द लोड डिस्पैच सेंटर उसको ये ऑपरेट करती है। इन्हीं के अंदर जो है वो बहुत सारे जो लोड डिस्पैच सेंटर्स होते हैं अक्रॉस द कंट्री वो वर्क करते हैं। फिर एक नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, ऑपरेशन ऑफ ऑल रीजनल लिंक, ये सारे रीजनल लिंक को ऑपरेट करती हैं, इसको नेशनल लोड सेंटर बोला जाता है। और ये कोऑर्डिनेट भी करते हैं रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स के लिए। हमारे पास 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर हैं इंक्लूडिंग नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। फिर रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर जो आते हैं वो इनका रीजनल ग्रिड ऑपरेशन का काम होता है और वो इन रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स को कोऑर्डिनेट करता है, वो करता है आपका नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जितनी भी फंडिंग अगर आपको किसी भी पावर सेक्टर में चाहिए होती है तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो वर्क करता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनका काम मोस्टली जो रूरल एरियाज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिफिकेशन के जो काम होते हैं उसको फाइनेंस करना और उसमें कंस्ट्रक्शन करना, ये मेनली रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का काम होता है। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, दिस इज़ रिलेटेड टू पावर ट्रेडिंग। आप यहाँ पर जितनी भी जनरेटिंग कंपनीज़ हैं और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो यहाँ से पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में पावर एक्सचेंज में जाके पावर ट्रेडिंग कर सकती है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये सबको पता है कि ये मेनली थर्मल जनरेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है ये कॉरपोरेशन। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जनरली हाइड्रो जनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नीवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, जितने भी लिग्नाइट जनरेशन है अक्रॉस द कंट्री वो NLCL जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के लिए NPCIL जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ब्यूरो ऑफ इंडियन एनर्जी एंड एफिशिएंसी, देखो एनर्जी एफिशिएंसी, कंजर्वेशन एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को जो मॉनिटर करता है और इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस बनाता है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाता है। फिर जो आपके पावर इंजीनियर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए सेंट्रल पावर रिसर्च और उसमें रिसर्च करने के लिए भी सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो डेवलप चलाता है पावर सिस्टम में ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए। ये दोनों अलग अलग हैं। ये नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नंबर ज़्यादा है और सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कम है या फिर कम है इन नंबर्स, तो एक ही है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये मिनिस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए अक्रॉस द कंट्री। अब आप देखते हैं ऑपरेशनल डीमार्केशन ऑफ द पावर सिस्टम। सो लॉन्ग एज द गवर्नमेंट ऑन एसेट्स आर कंसर्न, जितने भी गवर्नमेंट के उनके एसेट्स से कंसर्न है दे आर या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को इनक्लूड कर रहे हैं। दिस एसेट्स इंक्लूड जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी
Similarly, operational activities are demarcated into regional grid and state grid operation. The block schematic of the ownership of the assets and operational responsibility shown in figure 1. जो तो ब्लॉक का जो डायग्राम है, जो ऑनरशिप और ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिगर 1 में बताई गई है। ग्रिड ऑपरेशन की हायरार्की जो है वो बताई हुई है। इंडियन पावर सिस्टम जो है वो 5 रीजनल ग्रिड्स में ऑपरेट होता है। नॉर्थर्न रीजनल ग्रिड, वेस्टर्न रीजनल ग्रिड और ईस्टर्न रीजनल ग्रिड, साउथर्न रीजनल ग्रिड एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ग्रिड। द रीजनल ग्रिड demarcated on the map are shown in figure 2. Every region has a regional load dispatch center which operates as the regional transmission grid as well as schedule the interstate generation station of that region. The region grid comprises of many states. For example, the western grids have 7 constituent states: Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Goa, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu. The state-owned grids are interconnected via regional transmission grid. तो ये डायग्राम है आपका, एक डायग्राम फिगर 1 है जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पावर स्ट्रक्चर बताता है। सबसे पहले नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो कि दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर है, उसके अंडर ही ये सारे नॉर्थ रीजन लोड डिस्पैच सेंटर, वेस्टर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर, ईस्टर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर और साउथर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर जो है वो वर्क करते हैं। सबसे इनके सारे इन डिस्पैच सेंटर को जो कोऑर्डिनेट करता है वो नेशनल लेवल लोड डिस्पैच सेंटर होता है। और ये सारे जो हैं वो पोसोको के अंदर अगर आते हैं। पोसोको जो एक सब्सिडरी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की। और इन डिस्पैच सेंटर्स के अंदर जो है वो रीजनल ट्रांसमिशन ग्रिड जो है, जो आपके ट्रांसमिशन नेटवर्क हैं वो काम करते हैं। फिर उससे स्टेट कनेक्टेड होते हैं और स्टेट के फिर ट्रांसमिशन ग्रिड जो है वो इंटीग्रेटेड। तो स्टेट के अंदर जो है जनरेशन पावर प्लांट जो है लोड होता है, और जो कैप्टिव जनरेशन है, मान लो कोई इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है या फिर बड़े एनटीपीसी के पावर प्लांट से जो नेशनल हाइड्रो पावर प्लांट से वो सारे जो हैं वो रीजनल ट्रांसमिशन ग्रिड्स के अंदर पावर जो है वो फीड करते हैं। ये आईएसजीएस वही है। और जो स्टेट के जेनको जो होते हैं, स्टेट के जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं वो इसके अंदर स्टेट ट्रांसमिशन ग्रिड के अंदर पावर फीड करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा इंडियन पावर सिस्टम इस तरीके से कनेक्टेड होता है और उसका ये इस तरीके से ऑपरेशनल हायरार्की है। फिर आप देख सकते हैं मैप वाइज, ये नॉर्थर्न रीजन है, नॉर्थर्न रीजन ग्रिड है। इसके अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आता है। और इसका जो हेड है वो दिल्ली के अंदर आता है, नॉर्थर्न ग्रिड का। और एनएलडीसी भी दिल्ली के अंदर है और नॉर्थर्न रीजन का लोड डिस्पैच सेंटर भी नई दिल्ली के अंदर है। और आप फिर वेस्टर्न रीजन देख सकते हैं। वेस्टर्न रीजन के हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है। इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आता है। फिर ईस्टर्न रीजन है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। ये ग्रिड्स है और इन हर ग्रिड के अपने अपने जो है वो एक डिस्पैच सेंटर होता है। तो यहाँ पर आपको ईस्टर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर मिल जाएगा। वैसे ही साउथर्न रीजन है आपका, इसके अंदर कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो आती हैं। और बेंगलुरु में इनके लोड डिस्पैच सेंटर। तो ये एक स्लाइड इंट्रोडक्शन था अबाउट आपके फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन पावर सिस्टम का। होपफुली और भी जितनी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी की साइट पर और पावर पीजीसीएल की साइट पर और मिनिस्ट्री ऑफ पावर की साइट पर आपको जनरली मिल जाएगी और आप इससे आप समझ सकते हैं। होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो आज फॉर दिस एंड ऑफ दिस।